Hello, good evening, students. Good evening, students. I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का, ठीक है। और इसी वीडियो में, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि आपके जब एटम्स ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का या तो ट्रांसफर करें या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करें, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है बेसिकली टू टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे और भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और आपके और भी रहते हैं, बट उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आपकी बुक में सिर्फ 2 बॉन्ड्स के बारे में बात की गई है। चलिए इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट बाकी के जो बॉन्डिंग है या फिर और भी हैं जो, वो मैं 9th क्लास की पियर्सन की जो सीरीज है मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आप चाहें तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब आपका कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है, चाहे एक गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा। इस टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड की जब बात करते हैं, उसमें बेसिकली 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। उसमें ना तो कोई लूज करेगा ना ही कोई गेन करेगा। इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखिए, जब आपका कोई भी केमिकल बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर और शेयरिंग की वजह से। इन कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो शेयरिंग हो रही है चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन कर रहे हैं, एक्चुअल में एटम कर क्या रहा है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेना चाह रहा है। वो किस लिए, ताकि वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर सके। बात समझ में आई। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड को ही आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्टिल आपको ऐसा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिखिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट आ रहा है आपका आयनिक बॉन्ड। देखिए, जब कभी भी इस टाइप का बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की वजह से बनता है, मीन्स एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा होता है, इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। डन। इसमें अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो आपका पॉजिटिव आयन बनेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो आपका नेगेटिव आयन बनेगा। इट कुड बी आयन और रेडिकल, ठीक है। ऐसा करते क्यों है, ताकि वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर सके, ताकि वो स्टेबल रह सके, ठीक है। इस टाइप का जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो रहता है, वो हमेशा आपके अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनता है, ठीक है। और जो आपका आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, बट अभी समझिए आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electronic configuration and other atom needs electrons to achieve inert gas electronic configuration। बात समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बात करी है, मान लीजिए कोई आपका एक एटम है, मेटल है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डन। अगर इस कंडीशन में है तो उसे ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा और लूज करके वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आपका नॉन मेटल ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। डन। इस टाइप से आपके जो मेटल है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं, नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होते हैं। नेगेटिव आयन और रेडिकल्स क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए क्लास 9 की पियर्सन सीरीज।
डन। आगे देखिए, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जब आपके मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो आपके जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी कि जो आयनिक बॉन्ड होगा वो बेसिकली मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर कहलाएगा, यानी कि वो आपका क्या होगा, कैटायन होगा, सॉरी एनायन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो डोनेट करेगा, वो डोनर एटम होगा, वो आपका कैटायन होगा। आगे देखिए, इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है इन अपोजिट चार्ज के बीच में, और इसी क्योंकि आयंस के बीच में हो रहा है इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो है वो आयन से मिलके बने होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब के बारे में अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना। स्टिल आप कोई डाउट फेस करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड, देखिए सोडियम एंड क्लोरीन इससे मिलकर बना होता है। जब हम सोडियम एटम की बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो 281। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में मैंने पियर्सन की 7th क्लास की सीरीज, पियर्सन की 8th क्लास की सीरीज और पियर्सन की 9th क्लास की जो मैंने केमिस्ट्री की सीरीज है मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख सकते हैं। प्लस मैं जो 11th क्लास की सीरीज लेके आऊंगी बेटा उसमें भी मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ में आएगा और डेफिनेटली आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर हमने क्या बात करी, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो 281 होता है। अब देखिए इसमें देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है या तो कहीं से इसे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या कहीं ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसके लिए बेटर क्या होगा बेटा, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और यही काम ये सोडियम एटम करता है। सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 287 होगा। ठीक है, अब देखिए या तो क्लोरीन इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या फिर कहीं से इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए ताकि ये नियोन गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको अटेन कर सके। ठीक है, सॉरी ऑर्गन का बात समझ में। तो ये क्लोरीन क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये नियरेस्ट इनर्ट गैस की बात करते हैं। अब देखिए सोडियम के पास अपॉर्चुनिटी है इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, क्लोरीन के पास अपॉर्चुनिटी है इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, और ऐसा करने के लिए ये क्लोरीन और सोडियम आपस में, इस सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है क्लोरीन को और लास्टली बन जाते हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखिए दोनों ही जो हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये स्टेबल होंगे। फिर से समझिए बेटा, कोई भी एटम आपका स्टेबल होगा सिर्फ और सिर्फ जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसी वजह से जो सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें जिसको हम जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखिए सोडियम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं क्लोरीन की बात करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए स्टेप बेटर क्या होगा बेटा, ये इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को इधर गेन कर ले, लास्ट में क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए एक चीज और याद रखना बेटा, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन करके बन रहे होते हैं तो ये आपके सबसे पहली बात तो क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे और एक क्रिस्टल में इनका इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। समझ में आई, समझ में आई बेटा। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम
पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन समझ सकते हैं। अगर इसमें आप समझो, देखो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर आप समझने की कोशिश करो बेटा, एक क्लोरीन का एटम तो दूसरा सोडियम का एटम, फिर एक क्लोरीन का एटम फिर सोडियम का एटम, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दोनों ही कंडीशन में सेम रहता है। क्लोरीन क्लोरीन एक साथ नहीं हो सकते, सोडियम सोडियम एक साथ नहीं हो सकते, सेम चार्ज कभी भी एक साथ नहीं रहेगा, हमेशा अपोजिट चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है। आगे देखिए, सेम पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, पोटेशियम की हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका क्या है आपका 19 है, क्लोरीन की बात करें तो 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो 2881, वहीं क्लोरीन की बात करें तो 287। ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पोटेशियम आयन में कन्वर्ट होगा और यही क्लोरीन इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में आपका ये पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। आई होप इट इज क्लियर। इस जिस तरीके से आपका क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, इसी तरीके से फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है, एल्कलाइन मेटल है, इसी तरीके से आपके क्लोरीन के साथ, जिस तरह क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है उसी तरीके से फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ भी होती है। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, मैग्नीशियम जो रहता है बेटा, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से समझिए, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 282 होगा, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2। देखिए फिर से समझिए बेटा, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो 2 3 4 5 6 7 कितने भी हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होगी, इस ऑक्टेट को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ रहा है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस एटम के लिए वैलेंसी कहलाएंगे। ठीक है, फिर से चलिए इसको हम आगे समझेंगे। चलिए यहीं पे आपको बता ही देती हूँ बेटा, देखो इसमें वैलेंस शेल की बात करें तो देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाली जो शेल होगी वो होगी आपकी वैलेंस शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 2। ठीक है, वैलेंसी की बात करें, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर कर रहा है ये 2, यानी कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगी इसकी वो क्या होगी 2, यानी कि ये मैग्नीशियम एटम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मैग्नीशियम आयन जो कि +2 में है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं क्लोरीन, क्योंकि एक के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 क्लोरीन आयन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक बातें समझ में आई आपको? अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट है, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, जब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बना बेटा, तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वहीं क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि दोनों ही काफी स्टेबल हैं। ठीक है, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले रखे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आपका कैसा है, आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है, क्योंकि आयंस के ट्रांसफर की वजह से बना है। एग्जैक्टली सेम मैनर में हम कैल्शियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कैल्शियम 2882, क्लोरीन 287, एग्जैक्टली सेम। ये आपके इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए हमें 2 क्लोरीन एटम्स की जरूरत पड़ेगी, और लास्टली आपका जो कैल्शियम क्लोराइड है उसमें 1 एटम कैल्शियम का और 2 एटम क्लोरीन के बन जाएंगे, वो आपस में कंबाइंड होके CaCl2 फॉर्म करेंगे। CaCl2 भी आपका एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आपका आयनिक बॉन्ड कैरी करता है। सेम बात करें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब कभी भी बन रहे हैं इसका मतलब हो रहा है बर्निंग। मैग्नीशियम मेटल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बेटा एक चीज याद रखिए, जब कभी भी आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करते हो, जब आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें स्पेशली आपको याद रखना है, जब कभी भी बर्निंग आएगी, बर्निंग वर्ड का मतलब ही होगा किसी भी जो बर्न हो रहा है सब्सटेंस उसके ऑक्साइड, क्योंकि हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। डन। तो मैग्नीशियम जो रहता है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 282 होता है। ठीक है, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम मेटल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, इसी तरीके से जो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है जब ये आपस में पास में आते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाते हैं। क्योंकि ये आपका आयंस के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इस टाइप के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है आपका वो आयनिक कंपाउंड है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेम आपका कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2, कैल्शियम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है ऑक्सीजन के पास और बनाता है कैल्शियम का ऑक्साइड। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, ओवरऑल आयनिक कंपाउंड की। वो सारे कंपाउंड जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है वो आपकी आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड के बीच में बनता है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक तरीके से। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या बनेंगे आपके आयंस। ठीक है, इनको आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि बॉन्ड को हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा है। ठीक है, एक चीज और देखिए यहाँ पे बेटा, ये आयन है, ये आयन है, यहां तक सभी आयन है, लेकिन ये जो है आपके ये रेडिकल है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयन एंड रेडिकल? देखिए, जब कभी भी आपका कोई भी एटम, सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन करके स्टेबिलिटी लेता है तो वो बनता है आयन। लेकिन जब कभी भी आपका कोई ग्रुप ऑफ एटम है वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करता है और अपने ऊपर एक चार्ज अटेन करता है, तो इस टाइप का जो ग्रुप ऑफ एटम रहता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जब कभी भी आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जो एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना हुआ है, ये हमेशा आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो एनसीईआरटी बुक्स के हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं बेटा जो आपको समझ में नहीं आएगा। पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जब तक आप खुद एक बार रीड नहीं करेंगे, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कोई कितना भी आपको पढ़ा ले आपको समझ में नहीं आएगा। चाहे वो मैं हूं, चाहे आपका कोई क्लास इंचार्ज है, कोई क्लास टीचर है, या आप कोई ट्यूशन टीचर है, कोई भी है, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपको कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कभी भी आपका जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो बॉन्ड आपकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से हो रहा है। शेयरिंग में ये चीज याद रखना बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसा नहीं है किसी एक एटम के पास होंगे, उनको बीच में रखा जाएगा और जो जिस एटम को उसकी जरूरत होगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है, बट परमानेंटली उन्हें ले नहीं सकता है, ये याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आपने देखा होगा जब कभी भी आपका नॉन मेटल कंबाइंड होता है किसी नॉन मेटल के साथ, या तो अगर वो सिंगल एटम की शेयरिंग कर रहा है तो आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जब वो आपके डबल बॉन्ड की शेयरिंग कर रहा है तो डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल जो 3 पेयर्स की शेयरिंग कर रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा बेटा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्लोरीन 2 टाइप के नॉन मेटल्स के बीच में भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाएगी। और शेयरिंग करने की वजह से जो आपके एटम्स हैं वो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अटेन कर लेंगे, दैट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं। हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। जब आपका सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब आपका 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, हमेशा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शेयर किए जाएंगे वो दोनों एटम्स के बीच में रखे जाएंगे और एक सिंगल लाइन से ड्रॉ किए जाएंगे इस तरीके से। ये जो शॉर्ट लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन होती है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इन दोनों के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई बेटा?
देखिए यहाँ पे क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं। देखिए जो क्लोरीन एटम होता है वो आपके 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे बात आती है एक एटॉमिसिटी की। बेटा एक चीज याद रखिए, एटॉमिसिटी क्या होती है। अगर आपने इस चीज को नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि एटॉमिसिटी होती क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि एटॉमिसिटी क्या होती है। बेटा अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं एटॉमिसिटी नहीं बताऊंगी। इसका मतलब ये है आप वीडियोस को यहाँ तक नहीं देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मुझे पता चले। ठीक है। बाय द वे अगर वीडियो पसंद आ रही है, चीजें समझ में आ रही है, तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। वेल आगे चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमेशा क्या होता है, मतलब हमेशा नहीं, मींस जब क्लोरीन मॉलिक्यूल बना होता है तब 2 क्लोरीन एटम साथ में आते हैं और यहाँ पे ये एक 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या कर लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ना तो इसको इसने परमानेंट दिया है, ना ही इसने इसको परमानेंट दिया है, बस इन्होंने बीच में रख के शेयरिंग कर लिया। और इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, अब देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं इस क्लोरीन एटम की बात करूं तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। अगर मैं इस क्लोरीन एटम की बात करूं तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो क्लोरीन एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। ऐसा लगेगा कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट ये परमानेंटली एक दूसरे को देंगे नहीं, बस रख लेंगे साथ में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने शेयरिंग कर लिया। बात समझ में आई? क्लियर है? अगर इन्होंने 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तो बेटा क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देन नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन जो एटम रहता है बेटा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं और इस तरीके से H2 बॉन्ड फॉर्म होता है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड और ये दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह आपको दिखेगा ना कि इन्होंने ड्यूप्लेट रूल फॉलो किया है। एग्जैक्टली सेम लिथियम भी जो रहता है ना बेटा, वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके ड्यूप्लेट रूल फॉलो करता है। व्हाट इज ऑक्टेट, व्हाट इज ड्यूप्लेट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाइए 7th क्लास की पियर्सन की बुक की चैप्टर नंबर 2 में, जहां मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। ठीक है, या फिर 9th क्लास में जहां मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी हुई है, वहां पे इन दोनों का आप अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। देखिए HCl जो रहता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग करके HCl बनाते हैं। HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड और कैसा रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ये तो बताइए, क्या HCl के लिक्विड में या HCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या आपकी इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो कर सकती है? जरा लिख के तो बताइए मुझे। आगे देखिए मीथेन की बात करें, CH4 मीथेन। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। दोनों ही कंडीशन में कार्बन के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ये एटम इसकी स्टेबिलिटी के लिए ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है। तो लास्टली इसके पास बचता क्या है कि वो किसी ना किसी के साथ शेयरिंग कर ले और शेयरिंग करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो इसीलिए जो आपका कार्बन एटम है, इन्होंने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ 1 पेयर, दोनों के साथ, हर एक हाइड्रोजन के साथ 1 पेयर की शेयरिंग करी। शेयरिंग करके इसने क्या बनाया, मीथेन, CH4। ठीक है, पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी इसी पे डिपेंड कर रही है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, इनके बॉन्ड को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगी, ठीक है, इवन चाहे वो 11th 12th क्लास के लिए बात कर रहे हो, चाहे वो आप अपने 10th क्लास में एक चैप्टर की बात कर रहे हो, उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रितुज कॉन्सेप्ट हब। नेक्स्ट देखिए एग्जैक्टली सेम तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है।
सेम कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन कार्बन के साथ एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और साथ में क्या बनाएगा, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और बनाएगा क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपको पता होगा मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा, मोनो 1 एटम के लिए, डाई 2 एटम्स के लिए, ट्राई 3 एटम्स के लिए और टेट्रा 4 एटम्स के लिए। ठीक है, अब दोनों के ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल। सेम एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका वाटर रहता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इनका इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके HO बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे भी OH बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और लास्ट में फाइनली आपका OH H2O बन जाएगा। एक चीज याद रखिए, इस वाटर में ये जो 2 पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी शेयरिंग नहीं हुई है। ठीक है, ये याद रखिए, और वाटर के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में रहते हैं। अमोनिया की बात करें, अमोनिया में एग्जैक्टली सेम तरीके से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, NH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ 3 सिंगल अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। सेम जैसे हमने वाटर में बात करी थी, एग्जैक्टली नाइट्रोजन में भी 1 पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड जब कभी भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स शेयरिंग हो रही होगी तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसको हमेशा 2 इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। एग्जैक्टली सेम तरीके से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, यहां ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 and 6, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6, वहीं इस वाले में भी 6 होंगे। तो देखो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एग्जैक्टली सेम इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसीलिए क्या करते हैं, ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके O डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, डबल बॉन्ड समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है कि डबल बॉन्ड है ना, ये कितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जब कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम की बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की बात करें, तो देखो कार्बन के एटॉमिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 करने हैं, इसको भी 8 करने हैं। तो देखो एक ऑक्सीजन एटम यहां और एक ऑक्सीजन एटम यहां, दोनों ने आके 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और देखिए ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप इट इज क्लियर। सेम आपका एथीन बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। ये देखिए कितना प्यारा रिप्रेजेंटेशन है आपका। ठीक है, कार्बन कार्बन रहते हैं बेटा, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सेम आप ट्रिपल बॉन्ड में देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में जो अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एटम्स के बीच में और इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से 3 शॉर्ट लाइन से। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसी तरीके से एथीन मॉलिक्यूल है, उनके बीच में भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गए। ठीक है, ऐसा करने से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, सेम एग्जैक्टली आपकी एथीन है, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की, ये ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, यहाँ पे कुछ आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड।
ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, आप इनको देख लीजिएगा, आप समझिएगा, ऐसा इसमें कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, इनको देखिएगा। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, बेसिकली आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो अपोजिट चार्जेस की वजह से होती है, और एक एटम दूसरे एटम को बहुत स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होता है, और बहुत रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हार्ड भी होंगे और ये ब्रिटल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट है, आप देख सकते हैं उसको हार्ड भी है और ब्रिटल भी है। कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज है, एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। इसी की वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाई होता है। आयनिक कंपाउंड की बात करें, बेसिकली वाटर में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे आपका एथर है और एसीटोन है, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन है, ये इनमें डिसॉल्वेबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व होके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, या फिर ये मेल्ट किए जाते हैं। दोनों ही कंडीशन में इनमें से अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मेल्ट करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। यहाँ इस चीज को समझाने के लिए कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ये देखिए, एक स्पैचुला लिया, इसमें आयनिक कंपाउंड को रखा, और कंपाउंड रखने के बाद एक बर्नर को ऑन किया, गर्म करेंगे तो देखें बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें वाटर डाला, वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाला, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, वन वाज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जैसे इन्होंने स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब ग्लो किया। इसका मतलब क्या है, जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। वहीं हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, ये आपके लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलते हैं। बस आपका जो ब्रोमीन है, बेंजीन है, ईथर है, ये सब आपके लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, जबकि आपके नेप्थलीन है, आयोडीन है, शुगर है, ये सभी आपके सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। क्लोरीन वगैरह आपकी गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, बट क्लोरीन आपका आयनिक कंपाउंड नहीं है। देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर से भी काफी ज्यादा लो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका नैप्थलीन है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो 77 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि इनको बहुत कम, जो कोवेलेंट कंपाउंड बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा वीक होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही कम फोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसकी सप्लाई करने की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए इनके जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा रहता है, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मॉलिक्यूल जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं, या उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स। अट्रैक्शन का होता है बेसिकली वो आपका। कोवेलेंट कंपाउंड जो रहते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे नेप्थलीन है वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, यूरिया है, ये सारे ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो भी जाते हैं, ठीक है। आपका HCl है, अमोनिया है, ये भी आपके वाटर में डिसॉल्वेबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जरा मुझे बताइए कि क्या HCl आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का पता कैसे करेंगे कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है? जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वो आपका आयनिक कंपाउंड होगा, लेकिन जिसका कंपैरेटिवली लो होंगे वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है।
और वहीं हम बात करें जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो आपके आयनिक कंपाउंड होंगे, जो वाटर में इनसॉल्युबल होंगे वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे तो वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। और यहाँ पे आपका डिफरेंस है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी तरीके से ये पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।